स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपके कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखा था कि कौन कौन साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या अपने क्लासिफिकेशन दिए। अब इस चैप्टर के आखिरी दो क्लासिफिकेशन हमें देखने हैं। पहला है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी साइंटिस्ट में। डॉबरेनर आए, फेल हो गए। न्यूलैंड आए, फेल हो गए। उससे पहले लुइस प्रॉस्ट ने कुछ बताया था, वो फेल हो गए। उसके बाद व्हाट वी से कौन आए थे, लेवोसिर आए थे, उन्होंने काफी हद तक सही बताया बट कंप्लीट नहीं बता पाए थे। सो बहुत तकलीफें चल रही थी उस समय। भाई किया क्या जाए। सो उस समय एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीव। इन्होंने बहुत ही एक बेहतरीन काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी एलिमेंट उस समय पे ढूंढे जा चुके थे, उन एलिमेंट्स को एक चार्ट में अरेंज कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, इसका टेबल बना दिया आप कह सकते हैं। एंड एकदम सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने जो टेबल बनाया वो इस तरीके से अरेंज किया कि उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ इन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे ग्रुप में, मेरे कॉलम में आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम। आई थिंक हम ये तो पहले भी सुन चुके हैं क्या नहीं, बट इनकी चीज पहले वाले से अलग था, न्यूलैंड से काफी अलग था। देखिए, ऑब्वियस बात है कि मेंडलीव ने न्यूलैंड से ही इंस्पिरेशन ली थी कि यार ऐसा कुछ चार्ट वगैरह पॉसिबल हो सकता है। सो इन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें इन्होंने 8 कॉलम्स ली। कितनी? 8। और उसको नाम दे दिया ग्रुप। और उन्होंने 7 रोज ले ली और उसको नाम दे दिया पीरियड। अब इन्होंने हर एक कॉलम में, जिसको इन्होंने नाम दिया था ग्रुप, उसके 2 सब ग्रुप बना दिए, ए बी। चलिए मैं आपको सबसे पहले वो टेबल दिखा देता हूं और उसमें से हम कुछ चीजें समझते हैं। फिर हम ये भी रीड करेंगे कि इसमें आखिरकार दिया क्या हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखो, आपको ये टेबल अपने एग्जाम के लिए लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यस, इसके बारे में जो खासियत है वो आपको याद रखनी है। इन्होंने पहले तो किस तरीके से अरेंज किया कि जितने भी एलिमेंट्स एक कॉलम में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसे इन्होंने बोल दिया। इन्होंने ये भी कहा कि इन सभी एलिमेंट्स की आइडेंटिसिटी इतनी मैच करेगी कि मतलब काफी हद तक एक दूसरे के मैचिंग हो जाएगा। भाई जैसे मान लीजिए, अब ये पहला कॉलम ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। अगर ये कंडक्टर है तो सभी कंडक्टर है, अगर ये इंसुलेटर है तो सभी के सब इंसुलेटर है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं तो सब पास कर सकेंगे। इतना इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने क्या किया, देखिए ये जो कॉलम है, इन्होंने इस कॉलम को नाम दे दिया ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप है। एंड ये जो रोज है इसको नाम दे दिया इन्होंने पीरियड। इनके पीरियड कितने हैं, यहां से काउंटिंग करेंगे। सो 1 से लेके 6 कितने कॉलम्स आ गए, कितने पीरियड्स आ गए? 6 पीरियड्स। अब इन्होंने एक ग्रुप के अंदर और 2 ग्रुप बना दिए। देखो, आपको हर जगह पे ए बी देखने को मिल रहा होगा। अब इन्होंने ये भी ग्रुप क्यों बनाया? देखो, एक्चुअली जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन जो ए ग्रुप में आ रहे हैं उनकी तो प्रॉपर्टी और भी सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट। और जो बी के में आ रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सेम। जैसे कि कॉपर एक व्हाट वी से, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। सो पता है कि भाई कॉपर के बाद सिल्वर भी हाईली रिएक्टिव है ना। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज की ये हो गई। अब दूसरी खास चीज देखो, इन्होंने ये जो ऊपर लिखा है ना, ये R2O, RH, ये इन्होंने बता दिया कि कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा एंड ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब इन्होंने देखो फर्स्ट टाइम लिखा है यहाँ पे R2O। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2O बन के रिएक्ट करेगा। लिथियम Li2O, सोडियम Na2O, पोटेशियम K2O, कॉपर Cu2O। समझ आ रहा है आपको? यहां पे लिखा है RH, हाइड्राइड। मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा RH बनाएगा। जैसे कि अगर H है तो ठीक है, वो तो अकेला ही H है। LiH, NaH, KH, CuH, RbH, AgH। Ag तो रिएक्ट नहीं करेगा, Cu भी इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा,
बट अगर वो हाइड्राइड बनाएगा तो वो इस तरीके से बनाएगा। सेकंड में आ जाओ, RO RH2, तो मतलब देखो BO MgO, हम देख चुके हैं MgO क्यों बनेगा, हमको पता है। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन के साथ है तो CaH2 MgH2, वैसे ही हर किसी में इन्होंने फॉर्मूला बता दिया एंड वो फॉर्मूला सारे के सारे एलिमेंट एक ग्रुप में आने वाले फॉलो करेंगे। तो इनकी खासियत ये थी। दूसरा आप जो देख रहे हैं ये 63.5, 65.5, 22.9, इन्होंने बोल दिया कि मैं अपने टेबल इस तरीके से बना रहा हूं कि उसमें एलिमेंट्स अगर आप ग्रुप वाइज जाएंगे, मतलब रो वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको एटॉमिक वेट बढ़ता हुआ मिलेगा। तो देखो इसका 1 और यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिकॉज 1 के बाद जो एलिमेंट था लिथियम, ऑब्वियसली उस समय हीलियम फाउंड नहीं किया गया था। लिथियम का वेट इससे ज्यादा, बेरिलियम का उससे ज्यादा, बोरॉन का उससे ज्यादा, कार्बन का एंड सो ऑन, ऐसी गाड़ी आगे बढ़ती गई। सो इनकी ये खासियत की वजह से ये टेबल बहुत ही प्रख्यात हुआ एंड इसको एक मैगजीन में भी प्रिंट किया गया लोगों तक पहुंचाने के लिए। बट जैसे कि हर किसी की लिमिटेशन है, इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी। इनका भी ये टेबल कामयाब नहीं था। क्यों? पहली चीज, मैं लिमिटेशन की तो बात नहीं करूंगा, इनके टेबल की खासियत की बात करता हूं। पहले तो देखो आप देख सकते हो कि कई सारी जगह खाली है, ये डैश किया है, ये डैश किया है, ये डैश किया है, ये खाली जगह नहीं है, दिस इज नॉट ब्लैंक स्पेस। उन्होंने बोल दिया कि ये 3 जगह मैंने जानबूझ के खाली रखी है। इसका मतलब दुनिया में ऐसे 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो इधर फिट होने के लायक है। अरे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आपको आगे जाके इन फ्यूचर ऐसे 3 एलिमेंट मिलेंगे जिसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम या तो एल्यूमिनियम जैसी होगी या जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी, पहले से बता दिया। और उन्होंने इसको एक नाम भी दे दिया, एका एल्यूमिनियम। एका एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 1। अब देखो एक्चुअली आप जरा ध्यान से देखो, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन और एका बोरॉन, ये 3 नाम इन्होंने दिए थे। देखो बोरॉन के लाइन में आने वाला एका बोरॉन, एल्यूमिनियम के लाइन में आने वाला एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के लाइन में आने वाला एका सिलिकॉन। एक ऐसा मटेरियल जो सिलिकॉन जैसा होगा, एक ऐसा बोरॉन जो एक ऐसा एलिमेंट जो बोरॉन जैसा होगा। अब उस समय तो नाम नहीं पता था भाई, जो चीज अभी तक आई नहीं उसका नाम कैसे रखेंगे? बच्चा दुनिया में आएगा तो उसका नाम रखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने ये यहां तक बता दिया कि ये जो पार्टिकल है, ये जो एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी बोरॉन से बहुत मैच खाती होगी, बहुत ही ज्यादा। एंड यस, इन फ्यूचर वो 3 एलिमेंट मिले जिसे हम कहते हैं स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। बच्चा सिलिकॉन और जर्मेनियम 99% दूसरे से मैच करते हैं, 100% नहीं, उनमें दोनों में फर्क है, दोनों सेमीकंडक्टर है, बट एक में पॉजिटिव चार्ज जाता है, एक में नेगेटिव चार्ज, वो आगे की बात है, थोड़े बहुत चेंजेस है, बट उन्होंने बोल दिया 99% सेम होंगे एंड वो सच हुआ। वो 3 एलिमेंट मिले, उनको नाम दे दिया गया, मतलब एका बोरॉन को नाम क्या दिया गया? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम को नाम क्या दिया गया? गैलियम। एंड एका सिलिकॉन को नाम क्या दिया गया? जर्मेनियम। ठीक है, बाकी ये जो स्पेस है इसमें क्या है पता नहीं, मतलब उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, कोई एलिमेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिट होंगे नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ये थी इनकी खासियत। अब आ जाते हैं इनकी लिमिटेशन पे। तो बच्चा लोग, सबसे पहली लिमिटेशन इन्होंने क्या कहा था कि मैंने किस तरीके से अरेंज किया है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हुए। अब प्रॉब्लम यह है, देखिए इसमें इंडियम होगा, देखो हिल रहा है ध्यान से, इंडियम आई दिख रहा है कहीं पे, ये रहा, देखो पहले टेलुरियम आ रहा है, टीई मतलब टेलुरियम, टेलु TELLURIUM टेलुरियम, बाद में इंडियम आ रहा है INDIUM। इसने क्या कहा था कि एलिमेंट एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किए गए हैं, असेंडिंग, मतलब एटॉमिक वेट धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई, 127 पहले आ रहा है, 126 बाद में आ रहा है। देखो आप हर जगह देखो, 92, 95, 99, 100, 102, 106, 107, 112, 114, 118, 121, 127, फिर 126। ओहो, ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज इंडियम एंड ब्रोमाइन की प्रॉपर्टी काफी हद तक मैच करती थी।
अब उनको एक कॉलम में लाने की वजह से ये चेंजेस करने पड़े। उन्होंने जानबूझ के किए ये चेंजेस, वो पागल नहीं थे कि गलती से रख दिया, जानबूझ के किए। आज एटॉमिक नंबर से हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी से कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, कोबाल्ट 58.93 एंड निकल 58.71। तो बच्चा 0.93 एक बड़ा मास है, 0.71 से वो पहले आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके उन्होंने ये चीज कॉम्प्रोमाइज की। एंड कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी अरेंज हो गए जिसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, फिर भी वो एक कॉलम में आ गए। तो ये कुछ थी उनकी लिमिटेशन। देखो इनको प्रोत्साहन तो बहुत मिला, तारीफ बहुत मिली, लेकिन इनकी थियरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुई। इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए, कई सारे साइंटिस्ट गए, उन्होंने अपने अपने तरीके से बहुत कोशिश की कि इसको करेक्ट कर पाए, मॉडिफाई कर पाए। फाइनली एक हेनरी करके साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनकी मदद से एक बहुत ही बड़ा चार्ट बनाया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूं मेंडलीव से, ठीक है। ये बड़ा इंट्रोडक्शन है, ये तो आप रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे खास चीज यहां पे ध्यान देना, पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। हमने आपसे क्या कहा कि इनका मेन रूल क्या था कि एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा, वही है द लॉ स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। बड़ा पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि वो दर बाय दर एक स्टेप बढ़ती जा रही है। मतलब पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक फंक्शन का यहाँ पे मतलब है कि जो पीरियड्स, जो रोज बनाए गए वो क्या सोचकर बनाए गए, किस बेसिस पे बनाए गए। सो वो एटॉमिक वेट के इंक्रीज होने के बेसिस पे बनाए गए थे, इसलिए यहाँ पे बोल दिया है आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। समझ आ रहा है? सो आपसे कई बार 1 मार्क में पूछेगा व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हर एक एलिमेंट की बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप आगे जाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे आप एटॉमिक वेट बढ़ाते जाएंगे आपकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आता जाएगा, वही इसका मतलब है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा एक चीज हो, देखो पीरियोडिक फंक्शन का एक और मतलब है। इनका कहने का मतलब है इन्होंने कितने ग्रुप्स लिए थे, 8 ग्रुप, मतलब हर 8 ग्रुप के बाद मेरी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। हमने न्यूलैंड में क्या देखा था, हर 8वें नंबर पे आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम, इन्होंने भी वही रखा। हर 8वें नंबर पे आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ऐसा इन्होंने करके दिखाया। मेंडलीव तो नहीं कर पाए थे, खाली 26, 27 तक कर पाए थे। इन्होंने उस समय जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे सबके लिए करके दिखाए थे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म, फिर से सेम प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट, 8 कंप्लीट, फिर से सेम प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? फर्स्ट के नीचे सेकेंडली सेकंड कॉलम के नीचे पीरियोडिक फंक्शन, ये सेकंड है ना, तो इसके बाद जो 8वें नंबर पे आएगा पीरियोडिक। पीरियड का मतलब क्या होता है, ऐसा आपके स्कूल में पीरियड होते हैं, सेम टाइम होता है, 35 मिनट्स 35 मिनट्स 35 मिनट्स, इसलिए उसको पीरियड कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक फिक्स सीक्वेंस है आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट। समझ आ रहा है? इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पीरियोडिक फंक्शन। अब इनकी लिमिटेशन क्या है जरा देखें। अच्छा सबसे पहले इनके अचीवमेंट देख लेते हैं, या कभी क्वेश्चन आता है साइलेंट फीचर से, कभी आता है व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलो उस पर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, तो बेटा ये तो हमने जो आपसे बात की थी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि उसमें 8 वर्टिकल कॉलम है, 7 पीरियड्स है, ए बी नाम दिया है, इतना वो वगैरह वगैरह है, ठीक है। पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, जैसे ये भी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि 1 to 7 तक उसको है। अ पीरियड compromises the entire range of elements after which property repeat themselves। अभी हमने कहा ना हर 8वें के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ये कंडक्टर तो उसके नीचे वाला कंडक्टर, उसके नीचे वाला भी कंडक्टर, उसके नीचे वाला भी कंडक्टर। फिर हाँ ये देखो पहले दो तो ग्रुप और पीरियड की नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। थर्ड को देख लेते हैं, प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिंग एलिमेंट। हमने क्या कहा था कि
मेंडेलीव ने पहले ही बता दिया, प्रेडिक्ट करना मतलब अनुमान लगा लिया, पहले से अंदाजा लगा लिया कि भाई ऐसा 3 एलिमेंट हमको मिलने वाले हैं। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द टेबल he predicted that some of the elements were missing and left blank space, कुछ ना कुछ मिसिंग है, एक blank space उसके लिए रहेगी। Mendeleev believed that some new elements would be discovered definitely, उनको पता था कि कुछ ना कुछ न्यू एलिमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। He predicted the properties, पहले से बता दी, पहले से अनुमान लगा लिया कि जो 3 एलिमेंट मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टी ये होगी। In the advance, प्योरली डिपेंडिंग ऑन टेबल, इस टेबल पे भरोसे उन्होंने बोल दिया, एंड वो हुआ भी, वो सच हुआ एक्चुअली। हिज प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज वेर ऑलमोस्ट द सेम एज द ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज, उन्होंने जो प्रेडिक्ट की थी, जो अनुमान लगाया था, और जो एक्चुअल प्रॉपर्टी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी, 100% सेम नहीं थी बट ऑलमोस्ट। ऑफ दोस एलिमेंट्स आफ्टर व्हिच दे डिस्कवर्ड, अब उनके नेमिंग वगैरह क्या दिए थे इन्होंने जरा देख लेवे। ही नेम्ड दोस एलिमेंट्स टेंटेटिवली, टेंटेटिवली का मतलब होता है अंदाजे से कि भाई एक ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने नाम दे दिया ए का, और ए का इसको नहीं करना, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, और उसको बाद में नाम दे दिया गया गैलियम, जर्मेनियम, और एक को स्कैंडियम। ओके, स्कैंडियम। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। बच्चा ये सबसे बड़ा इसका यूज, देखो कई सारे एलिमेंट्स ऐसे थे ना कि जिसके एटॉमिक मास हम गलत लेके चल रहे थे। ये टेबल बनने से पहले एटॉमिक मास सबके बताए हुए थे, बट वो एटॉमिक मास हम गलत लेके चल रहे थे, तो कुछ सबके नहीं, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास भी इन्होंने करेक्ट किए। द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हेल्प्ड इन करेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ मास के एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट किया कि पहले जो हम सोच रहे थे वो नहीं है, एक्चुअली ये है। क्यों? बिकॉज टेबल में इस तरीके से अरेंज किया गया था, जैसे कि हमने कुछ रॉन्ग देखे थे ना, पहले ज्यादा आ रहा था फिर कम, तो वहां से पता लगा कि यार वो ज्यादा पहले नहीं आ सकता, तो वहां पे कुछ गड़बड़ी होगी। अब इन्होंने एग्जांपल के तौर पे लिया है बेरिलियम, वाज गिवन एटॉमिक वेट 13.5, इनका एटॉमिक वेट कितना दिया चला था बेरिलियम का? 13.5। अब एटॉमिक वेट निकाला कैसे जाता है? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? आप उस एटम को, कोई भी एटम ले लो, उसका वजन करो, तराजू पे तोलते ना, वैसे उसका वजन करो। ऑब्वियसली बेटा जो तराजू आप दुकानों पे देखते हो उस तराजू से आप एटम का मास नहीं कैलकुलेट कर सकते। अरे एटम होता है नन्ना मुन्ना, जो दिखता नहीं उसका मास कैसे ढूंढोगे? पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, एक स्पेशल उन्होंने डिवाइस बनाया था साइंटिस्ट ने, जिससे कि वैसे हम उसका मास मेजर कर पाए थे। किस में मेजर कर पाए थे? ग्राम में। लेकिन हम एटॉमिक मास देते किस में है? AMU में। सो वो AMU में देने के लिए एक फॉर्मूला बना दी कि जो इक्विवेलेंट वेट है, जो ग्राम वाला वेट है, उसको उसके वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब बेरिलियम की वैलेंसी है 3, सो उसको मल्टीप्लाई किया जाता था और आंसर आता था 13.5। बट लेटर ऑन पता लगा कि भाई इसकी वैलेंसी 3 नहीं है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, और फिर उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो एक्चुअल में बेरिलियम का एटॉमिक मास था 9, बट उससे पहले गलती से लिया जाता था 13.5। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ये फॉर्मूला याद रखनी है। इस पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते, बट कभी अगर पूछ लेवे, न्यूमेरिकल नहीं फॉर्मूला पूछ लेवे, तो आपको आना चाहिए। ओके, एंड लास्ट, some anomalous series of elements like tellurium, indium were observed in the table. ये क्या होता है anomalous series? This series contained elements with more atomic weight like tellurium placed before the element of less atomic weight like indium. Mendeleev accepted minor inversions in the order of increasing atomic weight when this inversion resulted elements being placed in the correct groups. देखो यहाँ पे मेंडलीव ने भी माना था कि यस उनको मैं करेक्ट ग्रुप में रखना है। करेक्ट ग्रुप का मतलब प्रॉपर्टी सेम बनाने के लिए मैं इन दो को इंटरचेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे एनोमलस सीरीज का मतलब होता है कि जो प्रथा चलती आ रही है उससे कुछ हटकर काम करना। एनोमलस मतलब जो अभी तक हमने देखा उससे कुछ अलग, जैसे कि मान लो कड़कती हुई धूप में बर्फ गिरना। क्या कड़कती हुई धूप में बर्फ गिर सकती? बारिश के छिट्टे पड़ सकते ना, वो हम देखते हैं। प्रथा है कि
घना सूर्य है, घनी धूप है और उसके बीच में मौसम ने ऐसा चेंज लिया कि भाई थोड़ी बहुत बूंदे बरस गई, लेकिन अगर उसी समय मैं आपको बोलूं कि अभी धूप है और 2 मिनट बाद बर्फ गिर रही है, मोटे मोटे बर्फ, तो यार ये कुछ अनयूजुअल है, कुछ अलग हटके हुआ है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनोमलस। समझ आ रहा है? ओके, तो ये 5 पॉइंट थे जो उनके कुछ खासियत थे, उनकी कुछ अचीवमेंट थी। अब फाइनली उनकी लिमिटेशंस जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चा, हाइड्रोजन की जो पोजीशन इस टेबल में रखी थी सबसे पहले इज नॉट सर्टेन, वो फिक्स नहीं है, हम 100% नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज उसको आप जहां पे अभी था, देखो 1A एंड 7A, देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन को हम इसके हिसाब से यहां पे भी प्लेस कर सकते हैं एंड 7A मतलब कि यहां पे भी प्लेस कर सकते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज पहली चीज देखो, यहां पे भी ये RH बन रहा है, यहां पे भी ये RH बन रहा है। दूसरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, मैंगनीज, ब्रोमाइन, इसकी प्रॉपर्टी कुछ हद तक यहां पे मैच करती है। फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो गैस में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन भी गैस में पाया जाता है, उसकी जो गैसियस प्रॉपर्टी वो भी सेम है काफी हद तक। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि हाइड्रोजन को हम यहां पे भी रख सकते हैं एंड यहां पे भी, इसलिए कहा गया कि उसकी पोजीशन अभी तक सर्टेन फिक्स नहीं थी इनके समय। फिर आगे क्या प्रॉब्लम थी? अगेन जो हमने बात की कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा था उसको पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया। सेकंड पॉइंट मैंने बता रहा है। थर्ड पॉइंट, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर। बेटा कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिसिमिलर है, प्रॉपर्टी सेम नहीं है, फिर भी वो साथ में आ गए थे। एज फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अल्काली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा 1A ग्रुप, 1A फर्स्ट में A नंबर में, हैव लिटिल रिसेम्बलेंस विद कोइनेज मेटल्स लाइक Cu। देखो अब वो ऐसा कह रहे हैं कि 1B में जो एलिमेंट्स रखे गए, कॉपर, सिल्वर एंड Au मतलब गोल्ड। बेटा ये तीन इनको कहा जाता है कोइनेज। कोइनेज का मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। अब ये तीन की प्रॉपर्टी और ये तीन की प्रॉपर्टी में बहुत फर्क है। ये तीन हाईली रिएक्टिव है ना, हमने याद रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, कनक का याद किया था ना, ये हाईली रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है, फिर भी दोनों सेम ग्रुप में आ गए, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी कुछ कुछ अलग है फिर भी साथ में आ गई। सम सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड। अब ऐसा भी हुआ कि जो सिमिलर है वो अलग अलग हो गए। एज पर एग्जांपल कॉपर एंड मर्क्यूरी, सिलिकॉन एंड थेलियम। बेटा ये जोड़ी और ये जोड़ी साथ में आनी चाहिए थी, बट ये एक ही ग्रुप में आ ही नहीं पाई, तो ये कुछ लिमिटेशन थी। देखो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फेलियर है, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। बाकी मेंडलीव ने ही सबसे पहले बताया था कि यार इस तरीके से हम अरेंज करते जाए तो बहुत चीजें आसान होगी। फिर जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपने तरफ से कोशिश की, फाइनली एक हेनरी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस चीज को मेंडलीव को पकड़ के एक बहुत ही सुंदर सा हमको थियरी दी, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब क्या है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देखिए ये मैं आपको ये जो ग्राफ है बाद में समझाऊंगा, पहले हम डायरेक्टली आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। इसको रोटेट करना पड़ेगा, सो लेट मी डू दिस। ओके सो स्टूडेंट्स, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या खासियत है, इसमें जो आपको ये कॉलम्स दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहा गया है इनको? ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप है इसमें? 18 ग्रुप, 17 और उसके बाद ये 18 ग्रुप। अब ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही है इसे हम कहते हैं पीरियड। लेट मी जस्ट राइट हियर, इसको पूरे को हम बोलेंगे ग्रुप एंड इसको हम बोलेंगे पीरियड। जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 पीरियड। तो इसमें टोटल 18 ग्रुप्स है एंड टोटल 7 पीरियड्स हैं। ओके अब देखो इसमें पहले तो हम एक नॉर्मल बातें करते हैं, जो आपको दिख रहा है वो बातें करते हैं।
पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट ही आ रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 2 पहले पीरियड में आ रहे हैं। अब बच्चा लोग अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन हुए थे ना, सारे के सारे क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास पे डिपेंड थे। ये पहला ऐसा क्लासिफिकेशन बना जो एटॉमिक नंबर पे किया गया है। किस पे किया गया है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना, जितने इलेक्ट्रॉन आते थे उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता था। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम ये फर्स्ट में आ गए, एंड इस केस में एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको अरेंज किया गया। आप जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ते जाओ आपको एटॉमिक नंबर देखो बढ़ता हुआ भी दिखा। ये आपको लिख रहा है 1, यहाँ अंदर लिखा है 2, यहाँ 3, 4, सिमिलरली यहाँ 5, 6, 7 इस टाइप से एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। देखिए मेंडेलीव में एटॉमिक वेट बढ़ रहा था, मास बढ़ रहा था, बट प्रॉब्लम क्या थी? पैटर्न कुछ पता नहीं था। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 2 बढ़ाते जाओ, 3 बढ़ाते जाओ। यहाँ की पैटर्न फिक्स है। पैटर्न मतलब हर एलिमेंट एक एक एटॉमिक नंबर से बढ़ता जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। आप देख लो यहाँ तक 1, 1, 2, फिर 1, 1, 6 ये बीच में ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है हम देखते हैं। 1, 1, 7 ब्लैंक है, फिर 1, 1, 8 एक्चुअली ब्लैंक नहीं है, ये यहाँ पे इस फोटो में नहीं है, इस इमेज में नहीं है, बाकी एक्चुअली है। यहाँ पे भी एलिमेंट्स आते हैं। सिमिलरली ये एलिमेंट्स जो कि ये बीच में से निकले हैं, बीच में से क्या है क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। समझ आ रहा है? खासियत, पहली खासियत कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट? अब बच्चा इसमें पहले 3 पीरियड ऐसी है जिसमें देखो बीच में ये कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। यानी कि पहले वाले में 2 एलिमेंट, दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट, तीसरे में भी 8 एलिमेंट, फिर 18 एलिमेंट। अब जरा ध्यान से सुनना बहुत ही केयरफुली। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2। इसमें कितने एलिमेंट है? 8। इसमें कितने एलिमेंट है? अगेन 8। इसमें कितने एलिमेंट है? 18। इसमें 18, इसमें 32। 18 नहीं है, 32 है। ये जो आपको 2 लाइन लिखी ना ग्रीन और रेड कलर की, बेटा एक्चुअली ये 6th और 7th पीरियड में आती है। यानी कि दोनों जगह 32 एलिमेंट्स आते हैं। ये वाले एलिमेंट इधर है एक्चुअली, बट इनको यहां दिखा। देखो ये 57 और उसके बाद देखो ये 58। समझ आ रहा है? 57, 58, 59 ऐसे करते करते 71, फिर वापस 72 से यहां से शुरू। अब ऐसा क्यों किया गया है बताता हूं। क्यों इसको बाहर निकाल के रखा है, सारे सवाल के जवाब दूंगा आपके, बस सुनते जाओ एक एक करके। सो एक खासियत ये हो गई, दूसरी खासियत मालूम पड़ गई। तीसरा ये बच्चा देखो इसमें ये यहां तक ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, जो भी आपका येलोइश पार्ट है ये। अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये सारे मेटल्स हैं। ये सारे क्या है? येलो कलर वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। मेटल मतलब पता ना क्या होता है? अब ये जो आपको सबसे पहला ग्रुप दिख रहा है बेटा, इसको हम अल्काली मेटल कहते हैं, या ये भी मेटल ही है बट ये अल्काली मेटल कहा जाता है। मतलब ये अगर किसी के साथ कंबाइन होगा तो ये बेस बनाएगा। इसमें से किसी को भी ले लो, अगर वो किसी के साथ कंबाइन हो रहा है तो बेस बनाएगा। हाइड्रोजन एसिड बनाता है और वही इसकी लिमिटेशन भी है, आगे जाके हम बात करेंगे। फिर सेकंड जो है इसको हम अल्कलाइन अर्धन एलिमेंट कहते हैं, अर्धन मेटल्स या अर्धन एलिमेंट्स। अल्कलाइन क्यों? बिकॉज बच्चा इसके भी सॉल्यूशन बेसिक होते हैं। दूसरी चीज अर्धन, ये सारे के सारे अर्थ में मिले जाते हैं, सारे के सारे सॉलिड है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम एंड रेडियम, सारे के सारे अर्थ में से मिलते हैं। देखो इसको ब्राउन कलर पे इसलिए दिखाया गया। फिर ये येलो कलर, सारे के सारे मेटल। अब अच्छा ये जो डार्क येलो आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर है। क्या है ये? सेमीकंडक्टर। और इसको हम मेटलॉइड भी कहते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? मेटलॉइड्स। आपने नाम सुना होगा।
ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं उससे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। और ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, येलो प्लस ये सारे के सारे नॉन मेटल है, सारे के सारे नॉन मेटल है। अब इसको हमने कलर अलग दे दिया बिकॉज ये सारी की सारी चीजें इनर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर्ट। इनर्ट का नाम सुना है? इनर्ट गैस। पता है हमने एक चीज पढ़ी थी, ऑक्टेट स्टेट, याद आया कुछ बेटा? जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑक्टेट। देखो हीलियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, नियॉन आर्गन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसको इनर्ट गैस, ये सारे के सारे गैस है, सारे के सारे, इसलिए इसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है, इनर्ट एलिमेंट भी कहा जाता है एंड ऑक्टेट एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों ऑक्टेट एलिमेंट? बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8-18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए पढ़ रखा है ना हमने केमिस्ट्री में पहले भी ये सारी चीजें। तो देखो बच्चा लोग, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही जबरा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको आप डिजाइनिंग देखो, इसकी हर एक चीज सोच के बनाइए, हर एक चीज। एटॉमिक नंबर का बढ़ना, इतनों को मेटल दे देना, इतनों को ये दे देना, इतनों को वो नाम, बहुत ही सोच समझ के ये चीज बनाई गई है। अब मैं आ जाता हूं कि क्यों इसको अलग से लिखा जाता है। अब बच्चा इस पूरे को देखो, आपको अभी तक, आप जब आगे जाओगे ना, अगले साल अगर आप साइंस लोगे तो आप एक चीज पढ़ोगे कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, अभी तक हमको इतना ही पता है कि न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये या तो स्फीयर होता है, देखो एक्चुअली ये एटम पूरा एक स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर मतलब आपका बॉल। कुछ एलिमेंट इसके स्फीयर में घूमते हैं, गोल 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 गोल। कुछ एलिमेंट इस तरीके से घूमते हैं। मान लो कि अगर ये न्यूक्लियस है तो वो ऐसे घूमेंगे, एट शेप बनाएंगे। कुछ एलिमेंट, कुछ इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जाके फिर ऐसे घूम जाएंगे, ये डिजाइन बनेगी, एक बार यूं हेड और एक बार स्लैंटिंग हेड। तो एक्चुअल में इसका ऑर्बिट सर्कुलर या स्फेरिकल, सिर्फ स्फेरिकल नहीं होता है, कुछ डंबल शेप के। बच्चे ये डंबल शेप आप कह सकते हो। डंबल क्या होता है? वो जो उठाते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, डंबल। तो ये कोई डंबल शेप बन गया। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट है उसका शेप डंबल भी होता है। तो उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको अलग अलग नाम दे दिया। अगर वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है अगर, तो उसको नाम दे दिया एस ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया? एस ऑर्बिटल। अगर वो डंबल शेप में घूम रहा है, सिंगल डंबल, सिंगल डंबल मतलब ऐसे शेप में, तो उसको नाम दे दिया पी ऑर्बिटल। क्या नाम दिया? पी ऑर्बिटल। अगर वो डबल डंबल बना रहा है, एक बार ऐसे और दूसरी बार ऐसे, तो उसको नाम दे दिया डी ऑर्बिटल। क्या नाम दिया? डी ऑर्बिटल। और इसके बाद भी एक ऑर्बिटल होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो 3D स्ट्रक्चर है, जो यहां ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये सब 2D था, बट इसके बाद आता है 3D, उसको हम कहते हैं एफ ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? एफ ऑर्बिटल। अब बच्चा ये ऑर्बिटल हर किसी में देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स में ही देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिसके अंदर डी ऑर्बिटल, डबल डंबल शेप देखने को मिलता है उनको। एंड ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर एफ ऑर्बिटल देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन। ओके। अब देखा गया था कि ये जितने भी एलिमेंट्स है, बेटा देखो यहां पे आपको ये एफ दिख रहा है, ये एफ दिख रहा है आपको, ये दोनों के एलिमेंट के अंदर एफ ऑर्बिटल देखा गया है। मतलब ये सारे के सारे इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? इनर ट्रांजिशन, बिकॉज इसके अंदर एफ ऑर्बिटल देखने को मिला, देखा गया था। अब ये जो दो है ये एस ऑर्बिटल है, ये जितने भी है ये पी ऑर्बिटल है, और ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल वाले हैं। येलो कलर मेटल वाले सारे के सारे डी ऑर्बिटल वाले, मतलब ये ट्रांजिशनल है। और ये जो नीचे दिखाया गया ना, ये इनर ट्रांजिशन है। इनको नीचे दिखाने का रीजन इसलिए था कि इनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच नहीं कर रही थी।
यहां पे भी एक कहानी सेम चलेगी कि सेम कॉलम में आने वाली प्रॉपर्टी सेम। तो देखा गया था कि इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं कर रही है। एटॉमिक नंबर 1 1 1 1 बढ़ते जा रहा है लेकिन प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, तो इनको इसलिए अलग से यहां पे दिखाया गया है, इसके अंदर दिखाया गया नहीं है, यही रीजन है। अभी आपको कभी 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा। अच्छा, उससे पहले चीज बच्चा, इसको हम कहते हैं लैंथेनोसाइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंथेनोसाइड्स, एंड इससे जो रेड कलर है उसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। इस ग्रुप के नाम दिए गए हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स आर शोन डिफरेंटली इन द पीरियोडिक टेबल। सो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट lanthanide and actinides have inner transition elements. They are the inner transition elements and their property do not match with the other element property या transitional property. Therefore they are shown differently in the periodic table. खत्म आंसर। क्लियर? इतनी चीजें पता चली। These are the major things of modern periodic table. अब कुछ चीजें और भी हैं, कुछ वेरिएशंस हमको देखने हैं। देखो बच्चा लोग, आप जब ग्रुप वाइज नीचे जाते हैं या पीरियड वाइज जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो कुछ चेंजेस, कॉमन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। पहले हम बात करते हैं वेरिएशन ग्रुप वाइज, वहां पे हम बात करेंगे पीरियड वाइज। ओके, अब देखो जैसे आप ग्रुप वाइज नीचे जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। बेटा यहाँ पे बहुत सारी कहानी छुपी हुई है, जरा ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत ही ध्यान से समझना। हमें यहाँ पे एटॉमिक साइज देखना है, बड़ा हिला मत। एटॉमिक साइज, देन वैलेंस ऑर्बिट कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये 4-5 चीजों के बारे में बात करनी है। अब बच्चा मैं पहले हाइड्रोजन को लेता हूं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बाजू में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट भी एक ही होगा, बोलो सही है? ओके, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो बेटा लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2। नहीं सॉरी, लिथियम के पास 3 है ना, सो 2 and 1, बोलो सही है ना? फिर उसके बाद सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कैसा होगा? 2 8 1। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर पोटेशियम, बेटा पोटेशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 19 लिखा है ना, सो कितने हो जाएंगे? 2 8 एंड लास्टली, क्या पोटेशियम का इस तरीके से दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बट एक चीज याद रखो कि इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। देखो हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट, आउटर मतलब लास्ट वाला, एक। सर इससे क्या होगा? बेटा आप जरा ध्यान से देखो, लास्ट ऑर्बिट धीमे धीमे दूर जाता जा रहा है। हाइड्रोजन में पहला ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट था, लिथियम में दूसरा ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट था, इसमें तीसरा ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट था। अब आप जैसे नीचे आओगे इसमें चौथा ऑर्बिट लास्ट हो जाएगा, पांचवा लास्ट हो जाएगा, छठा लास्ट हो जाएगा एंड फाइनली सातवां ऑर्बिट। इधर हमको 7th ऑर्बिट भी देखने को मिलेगा, Fr फ्रोस्टियम। यहां पे आपको 7th ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट देखने को मिलेगा। सो अगर मैं वैलेंस ऑर्बिट की बात करूं, वैलेंस ऑर्बिट मतलब आखिरी वाला ऑर्बिट, सो वो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? गोज ऑन इंक्रीजिंग, एक ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है। अब बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बच्चा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कांस्टेंट। यहां तक क्लियर? ओके। अब एक बात बताओ,
आप जब आखिर में अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ाता जाऊं, चलो मैं बात करता हूं पहले एक मैग्नेट की, मैं मैग्नेट का डिस्टेंस बढ़ाता जाऊं, क्या होगा? आई थिंक फोर्स कम होती जाएगी। सिमिलरली जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो उसका फोर्स भी घटता जाता है। इसका मतलब आप जब ग्रुप वाइज आगे बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो धीमे 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 दूर जाता जा रहा है एंड इलेक्ट्रॉन एक ही है। हाँ, अगर वो दूर भी जाता, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते और दूर जाता और इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो हम बोल सकते थे कि ओवरऑल अट्रैक्शन सेम रहेगा। बट यहाँ पे हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, बस धीमे धीमे पीछे जाता जा रहा है। हाइड्रोजन में यहाँ था, फिर उसके बाद लिथियम में यहाँ आ गया, सोडियम में यहाँ आ गया, पोटेशियम में यहाँ चला जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है। अब जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा। बच्चा अगर किसी को मैं खींच के ना रखूं तो क्या उसकी साइज बढ़ेगी क्या घटेगी? बेटा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता जा रहा है तो उसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताना। अरे बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है यार। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है? ऐसे खींचना। अगर मैं धीमे धीमे इसको ढील छोड़ते जाऊं तो ये धीमे धीमे पीछे जाएगा ना, मतलब ये साइज बढ़ रही है। तो एटॉमिक साइज का एक्चुअल मतलब होता है रेडियस। एटॉमिक साइज इज नथिंग बट द रेडियस। तो अब जैसे जैसे मैं ग्रुप के नीचे जाता जाऊंगा मैं देख पा रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीमे धीमे कम होती जा रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है मतलब कि लूज हो रहा है, मतलब अब क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। एग्जाम में एटॉमिक रेडियस बोले कि एटॉमिक साइज बोले एक ही चीज है एंड दोनों के दोनों इंक्रीज होते जाएंगे। कैसे क्या होते जाएंगे? इंक्रीज। मतलब अलोंग द ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लो, अलोंग द ग्रुप एटम की साइज बढ़ती जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाता है। वैलेंस ऑर्बिट, आखिरी वाला ऑर्बिट एक एक करके बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग बाय 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट 1। जरूरी नहीं कि हर किसी में 1 रहे, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है। पहले ग्रुप के लिए 1 है। समझ आ रहा है आपको? चलो मैं ये 1 हटा देता हूं। हमें मेन देखना है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेम है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्यों डिक्रीज हो रहा है, अगर सेम है तो क्यों सेम है। ये सारी चीजें हमें यहां से पता लगानी है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं बच्चा लोग अलोंग द पीरियड्स। अब बच्चा लोग जरा ध्यान से कोई भी एक पीरियड को पकड़ते हैं। देखो फर्स्ट वाला तो बहुत छोटा हो जाएगा, मैं सेकंड नंबर को पकड़ता हूं। लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1 and 2। ऑब्वियसली 2 1। लिथियम के आगे बेरिलियम कितने एटम्स हैं? 4। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 2। सिमिलरली बेरिलियम के बाद सीधा आ जाओ बोरॉन, कितने एटम्स हैं? 5। सो कॉन्फ़िगरेशन 2 3। उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 5, उसके बाद 2 6, उसके बाद 2 7 एंड फाइनली उसके बाद 2 8। खत्म। यहां पे क्या आप लोग देख रहे हो, क्या चेंजेस आप देख पा रहे हो यहां पे? देखो अगर मैं देख पा रहा हूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो वैलेंस ऑर्बिट है, जो आखिरी वाला ऑर्बिट है वो कांस्टेंट है ना। देखो इस समय क्या हो रहा था कि सबसे पहले हाइड्रोजन में पहला वाला ऑर्बिट ही आखिरी था, इसमें दूसरा वाला आखिरी था, इसमें तीसरा वाला आखिरी था, इसमें चौथा वाला आखिरी था। बट इस केस में क्या हो रहा है? हर एटम में दूसरा वाला ऑर्बिट ही आखिरी है, मतलब हम और आगे नहीं बढ़ रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे। यानी कि अब मैं बोल देता हूं वैलेंस ऑर्बिट इज कांस्टेंट। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पीरियड में दूसरा वाला ही आखिरी हो। जैसे कि देखो पहले वाले में देखो हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, यानी कि पहला वाला ऑर्बिट ही आखिरी ऑर्बिट था फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड में दूसरा वाला आखिरी, तीसरा पीरियड में तीसरा वाला आखिरी, चौथे में चौथा, ऐसे पांचवें में पांचवा, छठे में छठा, सातवें में
सातवां वाला आखिरी। इन सभी में सातवां ऑर्बिट जो है वो आखिरी ऑर्बिट होगा। तो सर इसका फायदा क्या, इसका मतलब क्या, जरा देखिए। वैलेंस ऑर्बिट कांस्टेंट है। अच्छा जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ मुझे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी ऑर्बिट में आने वाला इलेक्ट्रॉन। आखिरी ऑर्बिट में आने वाला इलेक्ट्रॉन जरा ध्यान से देखो, बढ़ता जा रहा है, एक एक करके बढ़ता जा रहा है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 एंड ये हर चीज में एक एक करके बढ़ता जाएगा, बिकॉज यार एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता जाएगा कंपल्सरी। सो व्हाट, अब अगर एक बात बताओ, मैं दो मैग्नेट को यहां रखता हूं, इसके ऊपर एक और ले आता हूं, इसके ऊपर एक और ले आता हूं, इसके नीचे एक और ले आता हूं, उसके नीचे एक और ले आता हूं, यानी कि मैं अब डिस्टेंस नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं मैग्नेट बढ़ा रहा हूं। क्या होगा, मेरे ख्याल से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अरे बच्चा, जितने ज्यादा मैग्नेट होते जाएंगे उतना अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा ना, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। हाँ, अगर डिस्टेंस बढ़ता मैग्नेट बढ़ता, डिस्टेंस बढ़ता मैग्नेट बढ़ता, तो शायद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहता। ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस भी बढ़ता जावे और साथ ही साथ मैग्नेट भी बढ़ता जावे। तो ये पॉसिबल है कि शायद अट्रैक्टिव फोर्स, जो फोर्स लग रहा है वो वैसा का वैसे ही, उसमें कोई चेंज ना आवे। लेकिन अगर मान लो डिस्टेंस वही का वही, तो देखो यहां पे भी वही तो हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज, पहले में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। जैसे आप आगे आगे जाते जा रहे हो, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ती जा रही है। यस और नो? सो अब हम यहां पे क्या बोल देंगे, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे खड़े हैं और एक एक हुक करके बढ़ते जा रहे हैं। जगह वही है, डिस्टेंस वही है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अच्छा इमेजिन करो कि आप बीच में खड़े हो और आपके चार तरफ डोरी बंधी है। वो पता है मूवीज में आता था ना, घोड़े पे ऐसे चार तरफ से डोरी डालते थे हीरो पे और चार तरफ से खींचते थे। अब हीरो बलवान, उसने भी खींच लिया डोरी को, क्या होगा? वो आदमी जो डोरी पकड़ के खड़े थे वो नीचे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं हर तरफ से खींचना चालू कर दूंगा, सो धीमे धीमे रेडियस छोटी हो जाएगी। सोच के बोलना जरा, इमेजिन करो ये रेडियस है, अब मैं इसको खींच रहा हूं और खींच रहा हूं और खींच रहा हूं, सो धीमे धीमे ये एटम श्रिंक होने लगेगा। धीमे धीमे एटम श्रिंक होगा, थोड़ा छोटा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 छोटा होते जाएगा। मतलब अगर मैं एटॉमिक साइज, या तो मैं बोल लूं एटॉमिक रेडियस की बात करूं, तो इस केस में क्या होते जाएगा, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इस केस में डिक्रीज होता जाएगा। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम की कंपैरिजन करूं, सो हीलियम की साइज हाइड्रोजन से छोटी होगी। अगर मैं कंपेयर करूं लिथियम और बेरिलियम में, सो बेरिलियम की साइज लिथियम से कम होगी। तो लिथियम और बेरिलियम का कंपैरिजन करूं तो बेरिलियम की साइज छोटी होगी और लिथियम की साइज बड़ी होगी। ये कंपैरिजन अभी हम पीरियड वाइज कर रहे थे। पहले हमने क्या पढ़ा था ग्रुप वाइज, कि अगर मैं हाइड्रोजन और लिथियम की कंपेयर करूं तो किसका साइज बड़ा होगा, लिथियम का। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यानी लिथियम की इससे बड़ी, सोडियम की लिथियम से बड़ी, पोटेशियम की सोडियम से बड़ी। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पीरियड वाइज वैसे वैसे साइज कम होती जा रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ आया? सो बच्चा लोग, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बस इतना ही, खत्म। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक पूरा क्लियर होता है। इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके नोट्स आपके साथ दिए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं, उसको पढ़ो। जो भी हमने यहाँ पे कहा है उसको स्टेटमेंट में अच्छी तरीके से वहां दिया हुआ है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।